देश और दुनिया से आज है बेहतरीन खबरों का दौर और मार्च सीरीज की आज से हो रही है शुरुआत। अच्छे नोट पर करेंगे शुरुआत और पूरी सीरीज का होगा विश्लेषण और साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या फरवरी की दमदार सीरीज के बाद मार्च की सीरीज और मजबूत हो सकती है या नहीं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो करेक्शन का दौर है वो खत्म होगा या बढ़ेगा। लार्ज कैप के प्रति जो बाजार का प्रेम है वो और बढ़ने वाला है या रुकने वाला है। तो पूरी सीरीज का आज का होगा विश्लेषण। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। नई सीरीज पर अनिल जी से बात करनी है। पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है ये समझना है। नया महीना भी है और फाइनेंशियल ईयर एंड भी इसी महीने होता है, तो काफी कुछ होने वाला है इस महीने में। और रोज की तरह हम तो आपके लिए ट्रेडिंग सेशन लेकर तैयार हैं। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हाँ, बट टुमारो सैटरडे ऑल्सो। टुमारो इज सैटरडे। इस बार नहीं बोल सकते थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। तो अगर आप अब तक आपको पता ना हो तो मैं बता दूं, कल सवेरे सवेरे एक और ट्रेडिंग सेशन होगा आपके लिए। और जी हाँ, ये लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा जिसमें भाव बदलेंगे, एक्चुअल ट्रेडिंग होगी। सुबह 9:15 से 10 बजे तक पहला सत्र होगा, पौन घंटे का। 9 बजे प्री ओपनिंग सेशन में मार्केट खुलेंगे और 11:30 से 12:30 बजे बीच में एक और 1 घंटे का लाइव सत्र होगा। बीच में 10 से 11:30 के बीच में आपको ब्रेक दिया जाएगा। और ये ऐसा किया जा रहा है क्योंकि एक्सचेंजेस अपनी डिजास्टर रिकवरी साइट, दूसरी ऑल्टरनेट साइट जो होती है जहाँ से वो अपने एक्सचेंज को चला सकते हैं, उसकी टेस्टिंग करना चाहते हैं और लाइव टेस्टिंग करना चाहते हैं। और इसी के लिए ये एक लाइव ट्रेडिंग सेशन रखा जा रहा है। इसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि भाव बदलेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आमतौर पर जो सर्किट लिमिट होती है वो सर्किट लिमिट कल के सेशन के लिए बदल दी गई है। सर्किट लिमिट हर एक शेयर में, चाहे वो वायदा कारोबार का शेयर हो या फिर कैश मार्केट का, सिर्फ 5% की रहेगी। यानी कि 5% से ज़्यादा ऊपर या नीचे कोई भी शेयर कल नहीं हो सकता। लेकिन अगर हाँ किसी शेयर की सर्किट लिमिट 2% है तो उसके लिए वो 2% रखी। मैक्सिमम मूव 5%, बस यही आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। जी दी, चलिए, तो ये है आपके लिए कल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। और रखिएगा नजर, सुबह रोज की तरह हम आपके साथ होंगे तैयार और पूरा बाजार के एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। बट आज के लिए पहले कुछ ट्रिगर्स जान लेते हैं, फिर अनिल जी से इस सीरीज और आज के बाजार की भी बात करेंगे। बताएं सर आज के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। तो दीप सब तरफ से बहुत ही अच्छी खबरों का दौर आता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले भारत से करें शुरुआत। दिसंबर तिमाही में शानदार जीडीपी ग्रोथ 8.4%, किसी भी की भी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी बेहतर आती हुई दिखी है। वित्तीय घाटा भी काबू में आता हुआ दिख रहा है। जनवरी तक सिर्फ 11 लाख करोड़ का उम्मीद से काफ़ी बेहतर ये आंकड़ा है। और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन अमेरिकी बाजारों ने भी किया है। डाउ 150 पॉइंट और नेस्डेक 50 पॉइंट और नेस्डेक 150 पॉइंट ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। और कल कैश मार्केट में 3 दिनों की खरीदारी के बाद एडजस्टमेंट के बावजूद एफआईज की तरफ से हल्का फुल्का राहत भरा आंकड़ा आपके लिए आता हुआ दिखा है। सो आई थिंक एमएससीआई रीबैलेंसिंग का भी बिल्कुल एक्शन रहा है। बट चलिए, तो सारे ट्रिगर्स जो आ रहे हैं, सारे संकेत जो आ रहे हैं आज सुबह, वो तो पॉजिटिव ही आते हुए दिख रहे हैं। अनिल जी, बाजार की तो बात करेंगे, बट एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर जो हमारी ग्रोथ की तरफ से आया। वैसे भी कई बार हम जब बाजार की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि भारत में जो हमारे मैक्रोज हैं, जो हमारी इकोनॉमी की स्थिति है, वहां से तो कोई परेशानी की बात नहीं है। कल तो शानदार जीडीपी का आंकड़ा आ गया सर। 6.6% की उम्मीद और वहाँ 8.4% आए तो ये बहुत ही मजबूत कहा जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और 7.6% से बढ़कर जीडीपी 8.4% बढ़ी है। और मेरे ख्याल से पहली बार लंबे समय के बाद हम 8% के ऊपर वापस जीडीपी का नंबर देख रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस और उत्साह बढ़ाने वाला है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि जीवीए का लेवल जो नहीं बढ़कर आया है उस वजह से जीडीपी के आंकड़ों पर थोड़े लोग कुछ सवाल भी उठाते हैं। वो अपनी अपनी जगह है। लेकिन ओवरऑल बड़े पर्सपेक्टिव में आप देखें तो एक चीज जो बाजार के समझ में आती हुई है कि ग्रोथ मजबूत है। और इस ग्रोथ को देखते हुए अगर आप बाजार में इन्वेस्टमेंट के तौर पर आज से व्यू 1 साल, 2 साल, 3 साल का बनाकर चलते हैं तो ये आंकड़े आपको कॉन्फिडेंस दिलाने वाले, पहली चीज़। दूसरी जो ग्रोथ ज़्यादा आ रही है वो मैन्युफैक्चरिंग से आ रही है, माइनिंग से आ रही है। यानी कि जो कहते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस, हार्ड कोर ग्रोथ जिसको कहते हैं, वहाँ से आपको ग्रोथ आती हुई दिख रही है। वो बहुत बढ़िया। अब तक क्या है, हमारी जीडीपी की ग्रोथ हमेशा सर्विस सेक्टर से आती हुई दिखी है, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि सर्विस सेक्टर के साथ साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया नंबर की उम्मीद आप क्या करेंगे। और अब तो आप देख ही रहे हैं, सब जीडीपी के वित्त वर्ष 2024 के जीडीपी के आंकड़े भी बढ़ाए गए हैं, टारगेट बढ़ाए गए 7.5% के आसपास के, और इसके ऊपर के आ रहे हैं। 7.6% है। कई सारे ब्रोकरेजेस अब जीडीपी के अपने टारगेट बढ़ा रहे हैं। आई थिंक बढ़ा दिया, 7.8 कर दिया। एब्सोल्युटली। अब बड़ा सवाल ये होगा कि क्या वित्त वर्ष 2025 के लिए 8% प्लस का आंकड़ा हम देखने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी चीज है। लेकिन ये नंबर्स आई एम श्योर बहुत मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
इफ बट क्वेश्चन मार्क जिसको लगाना लगाए वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो नंबर्स बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ जो दीप अच्छी है, इस जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े के साथ साथ आप वित्तीय घाटे के आंकड़ों को देखिए। 11 लाख करोड़ का आया है घाटा जनवरी महीने तक का, और ये जो टोटल हमारा साल भर का जितना जीडीपी जितना फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए उसका 66% है। 2 ही महीने बचे, अब 2 महीने में तो 33% हम और नहीं लेने वाले हैं घाटा। तो इसका मतलब ये कि आपकी बैलेंस शीट भी बेहतर होती दिख रही है, आप जरूरत से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे घाटे बढ़ाने के लिहाज से। सो मेरे ख्याल से वित्तीय घाटा बढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर समझिए आपकी कमाई कम है और आपको उधार खर्चा ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, उधार लेंगे। सरकार भी वही करती है कि कमाई इतनी खर्चा इतना, लाइए उधार लेते हैं। उधार लेने से क्या होता है, उधार लेने से आपको ब्याज भरना पड़ता है, सिस्टम में से लिक्विडिटी निकलती है और ब्याज दरें ऊंची रहती है। ये वित्तीय घाटे के आंकड़े आज बॉन्ड मार्केट पर भी असर डालेंगे। आपके बॉन्ड यील्ड्स भी घटने चाहिए उनके चलते कि अब सरकार को कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। ब्याज दरें नीचे लाने के लिए आरबीआई गवर्नर साहब के पास एक और अच्छा केस है, इसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, जीडीपी के नंबर्स के बाद वो ये जरूर सोच सकते हैं कि इतनी ऊंची ब्याज दरों पर भी जीडीपी मजबूत है तो फिर मैं क्यों ब्याज दरें जल्दी से कम करूं, मैं अमेरिका को देखूंगा वो कब डिसीजन लेते हैं। लेकिन फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा मेरे ख्याल से करेंसी को और साथ ही बॉन्ड की प्राइसेस को मजबूत करने वाला है। यील्ड्स घटेंगे, बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगी, करेंसी भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए इन नंबर्स को देख के। ये नंबर तो मतलब एकदम साफ है आपके सामने बैलेंस शीट में। तो बड़े लंबे समय बाद इकोनॉमी के आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। चलिए, तो अच्छे आंकड़े हैं, कोई परेशानी की नहीं बात है। इनफैक्ट बढ़िया यहाँ से संकेत आ रहे हैं हमारे लिए। तो चलिए, एक अच्छा संकेत ये हो गया। दूसरा, जो पिछली सीरीज गई और नई सीरीज दोनों की बात करनी है सर, बट एटलीस्ट क्लोजिंग कल अच्छे लेवल पर हो गई। 22,000 के बेहद करीब आपके लिए निफ्टी क्लोज हुआ, 46,000 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। बट ये जो पिछले कुछ दिनों का एक्शन चल रहा था, ये थोड़ा समझाइए सर। ये एक्सपायरी को हम दें योगदान, या फिर जो बाकी बाजार में खबरें चल रही थी और ओवरहीटेड मार्केट थोड़ा करेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, हुआ क्या है? देखिए दीप, सिंपल सी चीज़ है। वैसे जिन लोगों को फरवरी से शिकायत वो शिकायत रखें, लेकिन हकीकत ये है कि 630 पॉइंट ऊपर आपका बंद हुआ है निफ्टी और करीबन 1250 अंक ऊपर आपका बंद हुआ है बैंक निफ्टी। तो सीरीज दर सीरीज अगर आप देखें तो कोई बाजार खराब तो बंद हुआ नहीं है। अब रहा सवाल, बात वही है जो आप कह भी रहे थे कि पिछले हफ्ते हमने हाई पर हाई बनाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस और वो माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में वो एक्शन नहीं है जो आप देखना चाहते हैं। और मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि इस सीरीज में भी मैं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को एक्शन को लेकर अति उत्साहित नहीं हूँ। मतलब बहुत नेगेटिव नहीं, लेकिन ये थोड़े से अंडर परफॉर्म करेंगे अब लार्ज कैप्स के मुकाबले में। उसके कई कारण कल हमने बताए। एक और जहां सेबी की तरफ से एमफी को डायरेक्शन आया और एमफी ने फिर म्यूचुअल फंड्स को लिखा है कि भाई आप स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में खरीद तो रहें लेकिन सावधानी रखें, डिस्क्लोजर नॉर्म्स थोड़े से बढ़ाएं। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप मत खरीदिए या आप अपना एक्सपोजर मत रखिए। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर पे है। इन्वेस्टर जहाँ पैसा डालना चाहता है वो आपको वहाँ पैसा देगा और आपको उस तरह से डालना भी पड़ेगा, क्योंकि फंड के पास मैंडेट वही है। लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स हम जानते हैं कम समझदार है, फंड मैनेजर ज़्यादा समझदार है, ये हमारी आम धारणा है। उस लिहाज से सेबी ने जो डायरेक्शन दिया उसको देखते हुए थोड़े वोलेटिलिटी के हिसाब से, थोड़े एग्जिट करने के हिसाब से थोड़ा सा लार्ज कैप्स की तरफ प्रोपोर्शन बढ़ने की संभावना है। सो मेरा ये समझना है दीप कि कहीं कोई मार्केट में खराबी नहीं है। अगर आप लाइफ हाई पर 200 पॉइंट नीचे बंद हो रहे हैं और उसमें अगर आप बुलिश फील नहीं कर सकते तो आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अभी तक ऐसे संकेत नहीं आए। हाँ, ये ज़रूर है कि फरवरी के महीने में एक बदलाव जरूर आया है, वो ये कि लार्ज कैप मिड शेयरों की पसंद अब बढ़ती दिख रही है मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के मुकाबले में। जो अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वो मार्च में भी रह सकती है। मार्च में भी रह सकती है। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए मार्च के महीने में आमतौर पर लिक्विडिटी की समस्या होती है। बैंक्स अपनी फंडिंग कम करते हैं, ब्रोकर्स अपनी मार्जिन फंडिंग कम करते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़े से फंड कोशिश है। प्रोमोटर्स अपनी तरफ से जहाँ जहाँ मौका लग रहा है बिकवाली करें। अब आप देखिए कल एक और ये कौन सी कंपनी जिसमें प्रोमोटर बेच के, एग्रोटेक, ठीक है, बीजीआर एनर्जी तो बेच रहे हैं। आज एग्रोटेक में भी मार्केट प्राइस से काफी कम प्राइस में लगभग 40-50% डिस्काउंट पर उन्होंने स्टेक बेची है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में फ्रोथ है, वैल्यूशंस महंगे हैं। सो आपको काम एक ही करना है, जिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में वैल्यूशन महंगे हैं उसमें सावधान रहे। ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मार्च का महीना मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए थोड़ा कॉशियस ही रहना है, ट्रेडिशनली भी रहता है। तो वो थोड़ी सी सावधानी आपको इस बार भी रखनी है। आपको याद होगा लास्ट ईयर मार्च में इसी वक्त
28-29 मार्च के आसपास से हम मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर बड़े गजब के बुलिश हुए थे। हो सकता है इस महीने के अंत में हम वापस से वो सिचुएशन देखें, जो उससे पहले थोड़ा हल्का हो सकता है, लेकिन इस हल्के होने की प्रोसेस में सिर्फ 2-4 दिनों के लिए, 1-2 हफ्तों के लिए ट्रेड करने वाले लोगों के लिए सलाह है। जिन लोगों ने अभी भी मिड कैप में 1 साल के व्यू से पैसा लगाया, उनको कोई खास डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो मेरे हिसाब से मार्च के महीने में भी व्यू पॉजिटिव साइड पर है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर नहीं, लार्ज कैप्स पे। लार्ज कैप्स जी, चलिए तो लार्ज कैप से व्यू थोड़ा बना के रखिए। मिड और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी, प्रॉफिट बुकिंग फिर से आ सकती है। मार्च सीरीज के लिए कहाँ पर रहेगी नजर सर? देखो दीप, ये ट्रेडिशनली बड़े उतार चढ़ाव वाली सीरीज रही। पिछले 10 सीरीज का मैंने पूरा एनालिसिस किया है, और 10 सीरीज में से 5 सीरीज पॉजिटिव रही है, 5 नेगेटिव रही है। अब यही सीरीज ऐसी है जिसमें 2 बार कोविड का इम्पैक्ट भी आया, बिल्कुल, मार्च 2020 में भी और मार्च 2021 में नई वेव आई थी। तो वो 20 और 21 खराब निकले आपके। 22 और 23 दोनों ठीक निकले मार्च के, हल्की फुल्की मजबूती वहां पर दिखी है। लेकिन पहले मैं आपको डेटा बता दूं, इस सीरीज की शुरुआत आप हल्के नोट पर कर रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 35% है। कहने को आप कह सकते हैं भाई साहब, पिछली बार तो 22 में की थी, तो आप बड़े बुलिश हुए थे कि बहुत हल्के पोजीशन पे जा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो एफआईएस की इंडेक्स में पोजीशन कम है तो बढ़नी चाहिए, तेजी होनी चाहिए, तो वो हुई भी जी। लेकिन इस बार भी पोजीशन 35% ज़्यादा नहीं है, हल्की है। तो एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 35% पे मैं हल्की मानकर चल रहा हूँ दीप, और ये अपसाइड की जगह बनाती है। और इस अपसाइड के पीछे एक बड़ा कारण बताऊंगा मैं आपको, थोड़ी देर दीजिए। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के रोल ओवर भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थोड़े हल्के हुए हैं। हालांकि 1 करोड़ 30 लाख के ओपन इंटरेस्ट पे निफ्टी अगली सीरीज में जा रहा है, थोड़ा हायर है, बट परसेंटेज टर्म्स में रोल ओवर दोनों ने कम किया, निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि आप हाई पर हैं। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो सबसे काम की है इस पूरी सीरीज के लिए। मार्च की सीरीज में साल 2014 निफ्टी बढ़ा 6%, ओके, बैंक निफ्टी बढ़ा आपका 17%। वाओ। अब आइए मार्च 2019, निफ्टी बढ़ा 6.5% और बैंक निफ्टी बढ़ा 13%। अब आप सोचोगे कि ये 2 साल, 10 साल में से ये 2 साल क्यों चुने मैंने? ये 2 साल चुनने के पीछे कारण है, और कारण ये है कि यही 2 साल ऐसे थे जब इलेक्शन हुआ था। तो इलेक्शन ईयर में मार्च की सीरीज ने पिछले दोनों इलेक्शन के पहले, 2014 और 2019 के इलेक्शन के पहले खतरनाक दौड़ लगाई है। और इस बार कोई ऐसी वजह मुझे अभी तक नहीं दिखती कि लार्ज कैप तेज दौड़ ना लगाए। राइट। जीडीपी के आंकड़े मजबूत है, अमेरिका लाइफ हाई पर बंद हुआ है, फ्लोज ठीक है, ठीक है। खाली दिक्कत है तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, करेक्ट, थोड़ी सी, बट इंडेक्स में और ऊपर से आप डेटा अपने देखिए। सो कोई बड़ी बात नहीं कि ये सीरीज मार्च की एक बड़ी सीरीज बन सकती है। ये बड़ी सीरीज बन सकती है, सिर्फ ये लाइन सबसे काम की। अगर, और अब पहले 2 चुनाव में, इस चुनाव में एक ही फर्क है जी। पिछली बार 2014 में तो श्योर नहीं था कि एनडीए आएगी, पहली बार मोदी जी इलेक्शन लड़े थे एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। 2019 में था, लोगों को लगा कि आएंगी, लेकिन थोड़ी कम आएंगी या जैसे तैसे आ जाएगी। आई 300 प्लस सीट। फर्क इतना है कि इस बार चुनाव के नतीजे आपको पता है। हाँ। सो पहले दोनों बार आपके लिए सरप्राइज था जी, सरप्राइज या सस्पेंस, उसके पहले भाग गए, लेकिन वो सस्पेंस निकल गया तो कितना रिजल्ट में आ चुका है, कितना रिजल्ट प्राइस में आ चुका है, वो एक अलग चीज है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी वजह तो है नहीं कि आप मार्च में तेजी से घट जाए। करेक्ट सर, करेक्ट। तो मेरा ये समझना है कि मार्च सीरीज को लेकर व्यू पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए। इलेक्शन ईयर है। दूसरी रिसर्च, इलेक्शन के 6 महीने पहले और इलेक्शन के 6 महीने बाद आमतौर पर बाजार पॉजिटिव रहता है। यस। और इस बार भी कोई ऐसी वजह नहीं कि अब आपके इलेक्शन का रिजल्ट भी आपको पता है, फिर भी डर लगता है। आपकी जीडीपी ग्रोथ हाई है, फिर भी डर लगता है। मार्केट लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, फिर भी डर लगता है। फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में, फिर भी डर लगता है। लोकल मनी आ रही है, फिर भी डर लगता है। अब फिर ऐसे तो डर लगता है, तो डर तो लगेगा, हमेशा ही लगता रहेगा। फिर तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कितने लगो, फिर डर की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। करेक्ट सर। मतलब फिर तो एफडी हुआ ना, कि जहां आपने बैंक में, एसबीआई में पैसा डाला, जिस दिन डाला उस दिन से बढ़ना ही बढ़ना है, घटना नहीं है। एग्जैक्टली। वो तो फिर डर हमेशा रहेगा। लेकिन ओवरऑल चीजें पॉजिटिव है। हाँ, एक तेज दौड़ लगाने के बाद बाजार कहीं रुक सकता है, रुकना भी चाहिए, गलत नहीं है। राइट। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये सीरीज एक निर्णायक और अच्छी सीरीज साबित हो सकती है दिग्गजों के लिए।
और दूसरी बात ये कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को लेकर सबको डर है, लेकिन क्या पता है एक सीरीज की शुरुआत में हल्का फुल्का करेक्शन देने के बाद मिड कैप स्मॉल कैप शेयर वापस सीरीज के अंत में तेज दौड़ लगा लें। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कोई सोचने की जरूरत नहीं, खाली जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो थोड़ी सावधानी रखें। बाकी मुझे लगता है कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। दीप, चुनावी साल में तेजी का रुझान रहता है और इस बार भी हमें अच्छे नोट, आपके पास देखो सीरीज की शुरुआत कम नोट पे 35% एफआईज पे है, सारी चीज़ें तो अच्छी है, मूड खराब करना है, बिगाड़ना है, ऐसा तो कोई इलाज नहीं है ना, फिर इसका तो क्या कर सकते हैं। हाँ, बट मेरे हिसाब से मार्च के सीरीज को लेकर पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए, जो डेटा है पास्ट का ट्रेंड है और स्पेशली कुछ बड़े ट्रेंड्स हैं, उस हिसाब से मार्च में कोई परेशानी की बात नहीं है। आज की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं सर। बिल्कुल, जीडीपी के आज तो आपके पास 4 इक्के हाथ में हैं। 4 इक्के, हाँ, आज तो सारे इक्के, मतलब 3 पत्ती में 4 इक्के मिल जाए तो और क्या चाहिए, ये वैसा हाल है। जीडीपी के आंकड़े मजबूत हैं, बिल्कुल। माफ कीजिएगा। वित्तीय घाटा आपका काबू में, अमेरिका में तेजी है और मार्च सीरीज के लिए संकेत आपकी शुरुआत करने के लिए अच्छे। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 35% पे। अब 4 पॉजिटिव के बाद अगर आप सेंचुरी न मारे तो फिर प्रॉब्लम आपके पिच तो मतलब ऐसा आपके हिसाब से बनाई हुई है, ऐसा लगता है वैसे कि भैया खेलो, सब आपके फेवर में। ठीक है। अमेरिका की रिकवरी, डाउ लगातार तीसरे दिन ऊंचाई पर बंद हुआ, ये बड़ी चीज़ है दीप। अमेरिकी बाजारों को मैं यही बता रहा हूँ, कोई खास वहाँ एक डेटा आए थे वो कंज्यूमर पर्सनल कंजम्पशन वाले, पर्सनल कंजम्पशन पीसी, तो वो भी उम्मीद के मुताबिक रहे। लेकिन बड़ी चीज़ क्या है, बड़ी चीज़ एक तो डाउ जहाँ बंद हुआ है वो रिकॉर्ड ऊंचाई है, पहली पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि लगातार तीसरा दिन है दीप जब डाउ दिन के हाई पर बंद हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि दिन के हाई पे बंद होने की एक वैल्यू होती है, अलग 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 कीमत होती है, क्योंकि आप अगले दिन को लेकर कॉन्फिडेंट है तो डे हाई पे बंद होते हैं। कोई एक आध दिन आपका एक्सपायरी का हो, एडजस्टमेंट का हो, वो तो अलग बात है कि यहाँ शॉर्ट करेंगे, बट अदरवाइज जनरली आप डे हाई पर बंद तब होता है जब अगले दिन को लेकर कॉन्फिडेंट है। दूसरी बात ये कि अमेरिका भी हमारी तरह हर रोज मार्केट में खरीदारी बिकवाली के मौके देता है, आज भी दे। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अमेरिका की एक अच्छी रिकवरी होती दिखी। एफआईज अपनी इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन की शुरुआत हल्के नोट पर कर रहे हैं। अपना पॉइंट सिंपल सा है, आज भी दिग्गजों पर आप पॉजिटिव रहे। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में हल्की सावधानी रखें, चुनिंदा शेयर खरीदें, जिनके वैल्यूशन ठीक है वो खरीदिए, महंगे वैल्यूशन वाले मत, जो 60 70 80 के पी मल्टीपल वाले वो छोड़ दीजिए बस। अब बाकी तो आप रिकवरी देखें, रिकवरी आती तो कल भी वापस पावर पीएसयू में किस तरह से रिकवरी आई है, खटाक से आ जाती है। रिकवरी भी आने में टाइम नहीं लगता भाई, घटेंगे तो ये घटेंगे, लेकिन लेना भी वापस लोगों को यही है, लेने भी पीएसयू ही है, लेने भी मिड कैप है। तो आपको थोड़ा सा इस बार मिड कैप स्मॉल कैप में एक ही चीज़ में फ़र्क करना है, वो ये कि जो 70-80 के मल्टीपल वाले वो नहीं लेंगे, हम सस्ते वाले शेयर लेंगे, बात खत्म, बस इतनी सी है आज का। ठीक है, चलिए, तो ये है बड़े फैक्टर्स आज के लिए। पोजीशन थोड़ी बस संभाल के लीजिएगा, मिड और स्मॉल कैप में थोड़ी सावधानी बरतनी है। संकेत, ग्लोबल पॉजिटिव है, एफआईएस न्यूट्रल रखे हैं मैंने, एफएनओ न्यूट्रल है, सेंटिमेंट ट्रेंड पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव 3 न्यूट्रल। कल भी आप देखिए मेरे पास में संकेत एक भी नेगेटिव नहीं था, कल भी हमारे सिंपल, कल 2 पॉजिटिव और 3-4 न्यूट्रल थे, और कल आप देख लीजिए बाजार ने लगातार बार खरीदारी का मामला दिखाया है। ठीक है, अब आइए सपोर्ट लेवल 21,875 21,925, ये आपके लिए निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है। 21,800 21,850 इसके नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपर कितना जा सकते हैं, 22,050 22,125 पहली रेंज जो जहां पहुंचेंगे, टेस्ट करेंगे, देखेंगे वहां से और आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। निकले तो 22,200 22,250 22,300 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी 45,850 45,975 पहला सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटना चाहिए। गलती से टूटा तो 45,525 45,675 अगली रेंज जहां पर आपको पक्के तौर पर खरीदारी करनी ही चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं, 46,325 जो कल का हाई है, 46,325 46,500 पहला ऊपर का रुकावट का लेवल है। पार करके निकले तो 46,575 से 46,725 ऐसी जगह जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली सब कुछ करनी चाहिए। ओके, ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। एफआईएस की पोजीशन आपने कहा हल्की है, पुट कॉल रेशियो भी सर सीरीज के शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर है कुछ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल है। हाँ, एफआईएस के डेटा और लोकल फंड के डेटा में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे एडजस्टमेंट ब्लॉक के भी है और एक्सपायरी के भी है, उसके लिए कोई मतलब वाली बात है नहीं। ठीक है, स्टॉप लॉसेस फिर कहाँ लगा? स्टॉप लॉसेस बिल्कुल देता हूँ दीप आपको, 21,850 कल का लो इंट्राडे के लिए, क्लोजिंग 21,800, जिनको क्लोजिंग छोटा लगाना है 21,950 लगा लें। बेसिकली आपको स्टॉप लॉस 21,800 से 21,950 की रेंज में लगाने, इंट्राडे क्लोजिंग जो आपको ठीक लगे वो लगा लीजिए। 150 पॉइंट की रेंज में स्टॉप लॉस है।
ये सपोर्ट रेंज में आपको दूर का रखना है 21,800 रख लीजिए, नज़दीक का रखना है 21,950 रख लीजिए। इंट्राडे क्लोजिंग जो आप एडजस्ट करके करना चाहें कर लीजिए। बैंक निफ्टी 45,950, ये इंट्राडे क्लोजिंग छोटा स्टॉप लॉस दिया है। किसी को थोड़ा दूर रखना है 45,850 करके, ज़्यादा दूर रखना है 45,650 करके, अपने हिसाब से आप स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर लें जो भी करना चाहें। मैंने जानबूझ के छोटा दिया है। ठीक है, सीरीज की शुरुआत है। शॉर्ट साइड पे 22,075 कल के हाई के ऊपर निफ्टी का स्टॉप लॉस है और क्लोजिंग 22,225 ही निकल कर आता है। यहाँ पे आप चाहें तो अपना एडजस्टमेंट कर लीजिए जैसा भी करना चाहें। बैंक निफ्टी के लिए 46,350 कल के हाई का इंट्राडे स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग 46,600 का दिया है। आप चाहें तो थोड़ा बहुत आगे पीछे सरका सकते हैं। सीरीज के पहले दिन आपको स्टॉप लॉस मूव करने की इजाज़त है अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि क्या हुआ, क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं बता दूँ कि आज सीरीज के अंत में आपकी पोजीशन काफ़ी कम हो जाती है। नई सीरीज की शुरुआत में आपकी पोजीशन कम है, इसलिए जब कम पोजीशन हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को टेलर मेड कर ले, अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ओके। नई पोजीशंस पर आते हैं फिर। 21,850, 21,925 निफ्टी के लिए बेस्ट जगह खरीदारी करने की। 2 टुकड़ों में लीजिए, 925 पे थोड़ा, 850 के आसपास थोड़ा, और अगर आए तो, नहीं आए तो आपको 21,850 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। सिंपल सी चीज़ें, वो मैं 9:08 पे आपको बताऊंगा भी। फिलहाल स्टॉप लॉस आपका होगा 21,775 का टारगेट, 21,975, 22,000 दो छोटे टारगेट, 22,050, 75 दो मीडियम टारगेट, 22,125, 22,200 तक के बड़े टारगेट के लिए जरूर करें खरीदारी। ओके। जो लोग बेचना चाहते हैं 22,075 से मूड बनाएं, थोड़ा 22,075, 22,125 की रेंज में एक बार तो बेचना चाहिए। 22,200 आए तो थोड़ा और बेचना चाहिए 22,300 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट 22,025, 22,002 छोटे टारगेट, 21,950, 21,902 मीडियम टारगेट, 21,875, 21,850 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर। नई पोजीशंस बैंक निफ्टी बेचना है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, काम बेचे समझ नहीं आ रहा दीप। एक्चुअली 46,500 के आसपास ठीक लगता है जगह बेचने के लिए। 46,375, 46,575 ये रेंज अच्छी हो सकती है बेचने के लिए। स्टॉप लॉस आपका 46,750 का होगा। टारगेट जो बनेंगे 46,225, 125 दो छोटे टारगेट, 46,050, 45,975 दो मीडियम टारगेट, 45,850 और 45,675 तक के बड़े टारगेट के लिए बिकवाली कर सकते हैं। और खरीदना हो तो खरीदने के लिए बैंक निफ्टी मैं भूल गया देना, 45,850, 45,975 लेना है तो यही ले लेना है। वैसे आप, मैं ये भी कह सकता था 45,675 कल का जो लो है वहाँ पर लीजिए, वहाँ तक रुकने का मतलब नहीं है, यही ले लीजिए और स्टॉप लॉस छोटा ही लगा लीजिए। छोटा तो नहीं है, 45,650 का स्टॉप लॉस है, 45,850 और 45,975 इन दो लेवल पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 650 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो होंगे 46,050, 125 दो छोटे टारगेट, 46,225, 325 दो मीडियम टारगेट, 46,375, 425 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके, ये है आपके सारे लेवल्स, आज की स्ट्रैटेजी और इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी। इंडस टावर सेल कल दोनों बैन में थे, अब नई सीरीज में पहले दिन कोई भी स्टॉक बैन में नहीं है। ये दो आखिरी स्टॉक थे जो बैन से भी बाहर आ गए हैं। कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं सर या फिर डेटा नॉट वर्थ? एफएनओ में तो अभी तक डेटा कोई खास है नहीं ना। ठीक है, चलिए आज से नई पोजीशंस बनना शुरू होंगी और इस हफ्ते तो एक एक्स्ट्रा ट्रेडिंग सेशन भी मिल रहा है हमें कल के लिए, तो देखते हैं किस तरह की पोजीशंस आज बनती हैं बाजार में। आइए, बहुत सारे स्टॉक्स पर बात करनी है, रोज की तरह अनिल जी स्टॉक ऑफ द डे भी देने वाले हैं, बट उससे पहले खबरों में कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिसका एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। सर बताएं कौन से हैं ये स्टॉक? दो स्टॉक है, बायोकॉन और ऑरोबिंदो फार्मा, दोनों के लिए सिमिलर खबर आई है। यूएस एफडीए की जांच की आई है खबर, और ऑरोबिंदो फार्मा के लिए इनकी उगुआ एसईजेड वाली यूनिट को 7 आपत्तियां जारी की है और बायोकॉन के लिए भी 4 आपत्तियां आई। तो ऑन द फेस ऑफ इट आप देखेंगे तो दोनों कंपनियों के लिए नेगेटिव खबर है, लेकिन मेरी राय अलग है। बताएं सर। नीचे के लेवल पे इनको शॉर्ट नहीं करना है, गैप से नीचे खुले और गैप से नीचे खुले तो लेना है। इंटरेस्टिंग चीज है जी दोनों कंपनियों में। ऑन द फेस ऑफ इट यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस दोनों के लिए आपत्तियां जो है नेगेटिव है, लेकिन दोनों के लिए एक एक पॉजिटिव खबर हो रही है। पहला, ऑरोबिंदो फार्मा, इनकी कंपनी की जहां चाहिए वहीं पर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन भी शुरू की है। हाँ, ठीक है, जो प्रोडक्शन लाइन उन्होंने बंद कर दी थी, तो अगर प्रोडक्शन लाइन शुरू की है तो इसका असर कम हो जाता है। अच्छा, तो आपको नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी देखना पड़ेगा। अगर पॉजिटिव साइड पर आपको कोई अच्छी चीज सपोर्ट के लिए मिल जाए, नीचे में 987 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ऑरोबिंदो फार्मा अगर नीचे खुलता है और अगर 4-5% नीचे आता है अगर गलती से, तो वहां पर आपको खरीदना है। गॉट इट।
गैप से नीचे खुलने पर खरीदना है। ठीक है। दूसरा ये बायोकॉन के लिए 4 आपत्ति है, लेकिन इन्होंने एक अच्छा सेटलमेंट और लाइसेंसिंग करार किया है, जॉनसन एंड जॉनसन के साथ किया है, ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मार्केट उस पर भी अपना रिएक्शन देगा। इस समय सेम सिचुएशन, बायोकॉन 276 पे बंद हुआ है, 263 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको, इस सारे लेवल में आज कैश के दे रहा हूँ जी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको अगर बायोकॉन मिलता है तो नीचे में खरीदना है। तो आज मेरा स्टॉक रिव्यू में दोनों अलग कॉन्ट्रा कॉल है कि अगर बायोकॉन और औरोबिंदो फार्मा, अगर पहली चीज़ तो ये कि आपको लोअर लेवल पे शॉर्ट नहीं करना, दूसरी चीज़ अगर अच्छा एंट्री पॉइंट मिले तो दोनों खरीदना है। ये इंटरेस्टिंग है। नहीं, तभी मजा है ना कि आप एक्शनेबल ट्रेड क्या होगा। नहीं तो कई बार ये होता कि खबर के दम पे एकदम से जोर से भाग जाते हैं। आज खबर के दम पे घटने चाहिए, और घटेंगे तो आपको लेना नीचे में। गॉट इट सर। चलिए, ये है आपके लिए आज के 2 न्यूज मेकर्स, फार्मा के औरो और साथ ही बायोकॉन। आइए अब स्टॉक ऑफ द डे भी ले लिया जाए अनिल जी से 8:30 बजे का। बताएं सर, कौन सा स्टॉक ऑफ द डे? हिंडाल्को यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, और कैश के लेवल दे रहा हूँ आज मैं जी। 499 कल का लो है, उसका स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदिए। 508 कल का हाई है, ये पहला टारगेट होगा। 516 और 520 दो टारगेट और ऊपर के बनकर आते हैं। CLSC की तरफ से रिपोर्ट आई है, जिसकी वजह से यहाँ पर खरीदारी करने की राय आ रही है। और दीप, मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स थोड़े से मजबूत दिख भी रहे हैं मुझे। हिंडाल्को, टाटा स्टील मुझे थोड़े ठीक नजर आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्शन होना चाहिए। सेल भी आज बेंच से बाहर आया है। तो ग्लोबल मार्केट्स के चमक के साथ आज मेटल स्टॉक थोड़ा मेटल सेक्टर परफॉर्म करना चाहिए। तो मैं थोड़ा पॉजिटिव और बुलिश हूँ। और ये रिपोर्ट अच्छी है, सेल्स ने अपग्रेड किया है, रिड्यूस से बाय 635 का टारगेट है। और जो लिखी है रिपोर्ट अच्छी लिखी है इनके लिए। मुझे लगता है कि स्टॉक ये थोड़ा चलना चाहिए 100%। चलिए, हिंडाल्को वापस एक्शन में है, फेवर में है, अच्छी रिपोर्ट भी है। अनिल जी को भी पसंद है। 520 तक के फाइनल टारगेट से लिए इसमें करनी है खरीदारी। 9 बजे एक और स्टॉक ऑफ द डे आएगा अनिल जी की तरफ से, उसका भी करिए इंतजार। हमारे मेहमान भी जुड़ रहे हैं, बस तैयारी में है। आइए उससे पहले आज की सारी खबरें और साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, ट्रिगर्स, बाजार का पूरा एक्शन जान लेते हैं वरुण, कुशल और आशीष के साथ। मॉर्निंग वरुण, बताएं ट्रिगर्स खबरें कौन सी हैं? तो ट्रिगर्स के लिए आज से दीप सबसे पहले तो ऑटो सेल्स नंबर्स आने वाले हैं, तो फेब के यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो 4th सीरीज़ है वो आज से लिस्ट होने वाली है, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। IPO मुक्का प्रोटीन आज डे 2 है। पहले दिन अगर आप देखेंगे तो टोटल सब्सक्रिप्शन 1.43 टाइम्स रहा है, रिटेल का सब्सक्रिप्शन 2.07 टाइम्स रहा है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज़ फाइनल अपडेट 99 टाइम्स ये IPO भर चुका है, रिटेल का हिस्सा 51 टाइम्स भरा है। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स यहाँ पे टोटल सब्सक्रिप्शन 134 टाइम्स है, जिसमें रिटेल का 124 टाइम्स है। NII और QIB करीब करीब 124 से 160 टाइम्स भरे हैं, तो यहाँ पे रिस्पांस अच्छा है। इसके अलावा खबरों के दम पे पेटीएम पे सबसे पहले नजर रखिएगा, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ में जितने भी इनके समझौते थे उन सबको रद्द कर दिया है। इंडिपेंडेंट फ्यूचर प्लान के चलते ये जो समझौते हैं ये इन्होंने रद्द किया है। आज सुबह सुबह ये खबर आई है। सुवेन फार्मा पे नजर रखिएगा। कोहेंस लाइफ साइंसेज के साथ इन्होंने मर्जर के लिए अप्रूवल दे दिया है। कोहेंस के शेयर होल्डर्स को 295 शेयर्स के लिए सुवेन के 11 शेयर्स दिए जाएंगे। 12 से 15 महीने में ये ट्रांजैक्शन पूरा होगा। दोनों की दोनों जो है एडवेंट ग्रुप की कंपनी है, और इस मर्जर के बाद एडवेंट इंटरनेशनल का जो हिस्सा होगा 66.7% होगा। मॉइल कुछ चुनिंदा ग्रेड के जो मैग्नीज ओर है उनकी कीमतों में इन्होंने 5% के आसपास की बढ़ोतरी कर दी है। वेदांता पे नजर रखिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज की है। जो इनका ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु में जो ट्यूटिकोरिन स्मेल्टर प्लांट है उसको दोबारा खोलने की याचिका इन्होंने दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ऑलराइट, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें आज की। कुशल, मॉर्निंग बताएं खबरें आपके पास कौन सी है? मॉर्निंग दीपा, खबरों के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज, MRPL समेत चेन्नई पेट्रो पर भी नजर रखिए, क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पर विंडफॉल टैक्स जो है 3300 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर अब 4600 रुपये प्रति टन कर दिया है। और साथ ही डीजल पर जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उस पर टैक्स को जो 1.5 प्रति लीटर था उसे घटाकर 0 कर दिया है। एयरलाइंस भी फोकस में रहेंगी, क्योंकि OMCs ने यहाँ पर हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी की है। कीमतों में करीब 624 रुपये 37 पैसे प्रति किलो लीटर की
यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। तो लगातार जो 4 बारी कटौती होती हुई दिखी है उस सिलसिले पर ब्रेक लग गया है और नई दरें आज से लागू है। रेस्टोरेंट स्टॉक्स ओएमसीज भी फोकस में रहेंगे क्योंकि ओएमसीज ने यहाँ पर 19 किलो के जो कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम बढ़ा दिए हैं। 25.5 प्रति सिलेंडर की यहाँ पर बढ़त की गई है और इसके पहले भी फरवरी में 14 रुपए और जनवरी में 1.5 रुपए दाम बढ़ाए गए थे। नई कीमतें आज से ही यहाँ पर भी इफेक्टिव होती हुई दिखेंगी। फर्टिलाइजर स्टॉक्स यहाँ पर खरीफ सीजन में पीएनके सब्सिडी के लिए कैबिनेट ने 24,420 करोड़ की सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। डीएपी के दाम में कोई बदलाव हालांकि इन्होंने नहीं किया गया है। डेल्टा कॉर्प यहाँ पर पेनिनसुला लैंड के साथ इन्होंने मिलकर एक जेवी का गठन किया है, डेल्टा पेनलैंड प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंतर्गत रियल एस्टेट डेवलपमेंट का कारोबार कंपनी करती हुई नजर आएगी। पिडिलाइट यहाँ पर बोर्ड ने मिस्टर सुधांशु वत्स को एमडी नियुक्त किया है। मिस्टर सुधांशु वत्स डिप्टी एमडी के तौर पर काम कर रहे थे। साथ ही बोर्ड ने मिस्टर कविंदर सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और जॉइंट एमडी पद पर नियुक्त किया है और कविंदर सिंह साहब जो है महिंद्रा हॉलिडेज के एमडी और सीईओ के पद पर काम कर रहे थे। साथ साथ मिस्टर भारत पुरी का एमडी का जो टर्म है वो अप्रैल 2025 को पूरा हो जाएगा और मिस्टर एबी पारेख ने एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन पद से यहां पर इस्तीफा दिया है। 1 अप्रैल 2024 से ये इस्तीफा लागू हो जाएगा। कुछ बड़ी डील्स हैं मेरे पास, जहां पर जिंदाल स्टेनलेस पब्लिक शेयर होल्डर्स ईएलएम पार्क फंड ने करीबन 32.5 लाख शेयर यहां पर बेचे हैं। बट दूसरी तरफ प्रमोटर ग्रुप वर्चुअस ट्रेड को अपने इतने ही शेयर्स यहां पर खरीदे हैं। 647 रुपए 10 पैसे प्रति शेयर के भाव पर कुल मिलाकर डील साइज 210 करोड़ रुपए की होती हुई दिखी है। बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स अगेन प्रमोटर शशिकला रघुपति ने करीबन 30.6 लाख यहां पर शेयर्स बेचे हैं। इक्विटी के लिहाज से 4.2% हिस्सेदारी है, 50 रुपए 90 पैसे प्रति शेयर के भाव पर अब उनकी बची हुई हिस्सेदारी 2.2% हो गई है। और अंत में जीपीटी हेल्थकेयर, जहां पर नोमुरा सिंगापुर ने यहां पर 4.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 202 रुपए 50 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। ओके, ये है आपके लिए पूरा का पूरा बाजार का एक्शन और खबरों का भी। आइए ब्रोकर रिपोर्ट्स पर भी डालते हैं नजर एफआईआर में। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या कहनी है आज की रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए हिंडाल्को ये स्टॉक्स फोकस में रहेगा। सीएलएसए की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है अपग्रेड। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट दिया है इन्होंने 635 रुपये का। और ये मान रहे कि जो कंसर्न्स आए थे जिसके बाद केपेक्स के जो कॉस्ट है वो बढ़ने वाला है, समय ज़्यादा लगने वाला है, उसके बाद बाजार का रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला। लेकिन नोवेलिस के आईपीओ से एक वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है, तो हिंडाल्को यहाँ पर रखेगा खास नजर। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। एचएसबीसी मान रहे कि बड़ी बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखें तो हेडरूम बचा हुआ है और ऑयल इनको लग रहा है कि रेंज बाउंड ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। टारगेट प्राइस काफी अच्छी तरीके से बढ़ाए हैं। बीपी पर खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 555 रुपए से बढ़ाकर 860 रुपए का टारगेट दिया है। एचपीसीएल पर खरीदारी की राय है, लक्ष्य में अगर आप देखें तो बढ़िया शानदार बढ़ोतरी की, 375 रुपए से लक्ष्य को बढ़ाकर 630 रुपए का टारगेट दिया है। आईओसी पर यह खरीदारी की राय दे रहे हैं, लक्ष्य 130 रुपए से बढ़ाकर 185 का कर दिया है। और साथ में गुजरात गैस, यहाँ पर भी नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आई है जहाँ पर रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखा है 505 रुपए के टारगेट के लिए। हालांकि जो कल कीमतें घटाई हैं, मान रहे कि इसका बेनिफिट यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आएगा। टीसीएस बिकवाली की राय दी है सिटी ने और टारगेट प्राइस एडजस्ट किया है, 3,515 रुपए से बढ़ाकर 3,635 रुपए का टारगेट दिया है। इन्फोसिस पर अगर आप देखें तो न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं सिटी और टारगेट 1685 से बढ़ाकर 1735 का दिया, 1674 रुपए का भाव चल रहा है। एचसीएल टेक पर न्यूट्रल की रेटिंग है, 1615 का टारगेट है और टेक महिंद्रा पर बिकवाली की राय 1165 का लक्ष्य है। एलटीआई माइंट्री पर भी नेगेटिव है, बिकवाली की राय दे रहे हैं और 5,180 रुपए का टारगेट दिया है। गेल पर रिपोर्ट आई है, सिटी की तरफ से खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य 195 रुपए से बढ़ाकर 200 कर दिया है, 182 का भाव चल रहा है। पिरामल एंटरप्राइज यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सिटी बिकवाली की राय को बरकरार रखे, 915 का भाव, 850 का टारगेट। और अंत में एशियन पेंट्स जहाँ पर मैक्वायरी का भरोसा बना हुआ है, आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और शानदार टारगेट है पूरे 4,000 रुपए का। ओके, तो ये हैं ढेर सारे स्टॉक्स जहां पर आज ब्रोकरेजेस के दम पर रहेगा भरपूर एक्शन। आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ तैयार मार्च सीरीज की शुरुआत करने के लिए, और सीरीज की शुरुआत मिलेगी आपको पिक ऑफ द सीरीज के साथ। बंसल जी सुप्रभात, करें शुरुआत, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज मेरा है फार्मा स्पेस से और काफी अच्छा लग रहा है। टॉरेंट फार्मा टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 2666 के अराउंड चल रहा है। 2575 2575 का लगाना है स्टॉप लॉस। 2800 के लक्ष्य के लिए टॉरेंट फार्मा है मेरा पिक ऑफ द सीरीज। टोरेंट फार्मा है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय बंसल जी की तरफ से आती हुई इस सीरीज के लिए। आइए सचिन जी का भी स्वागत है। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपको कौन सा शेयर पसंद है इस सीरीज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, थ्रू आउट दिस फरवरी सीरीज हमने एक बात नोटिस की है कि ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी सस्टेनेबल ट्रेंड्स थे डिस्पाइट ऑफ मार्केट वोलेटिलिटी। जिस तरीके से पोजीशनिंग वहाँ पर अभी भी बरकरार है, मुझे लग रहा है ये आउट परफॉर्मिंग पॉकेट हो सकता है मार्च सीरीज के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने चुना है मारुति को। जिस तरीके से इसके मंथली स्ट्रक्चर पे एक ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था, वो ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो थ्रू एक्शन अभी भी पेंडिंग है। तो मुझे लग रहा है अगर डिक्लाइंस थोड़े से मिल जाता है 11,100 तक के, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक जरूर अपने पोर्टफोलियो में अक्यूमुलेट करना है। स्टॉप लॉस आपको 10,820 पे लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड स्ट्रक्चर के लिहाज से 12,350 तक की एक मूव यहाँ पर पेंडिंग है। तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट में एक अच्छी तेजी बन जाती है तो आई थिंक उसमें से ऑटो एज अ पैक आउट परफॉर्म करना चाहिए। एंड वहाँ पर मारुति का जो ट्रेंड है वो मुझे लग रहा है काफी रिलायबल है। तो एक अच्छी हेल्दी बाय एंड डिक्लाइन स्ट्रैटेजी यहाँ पर डिप्लॉय की जा सकती है। ओके, मारुति खरीदे 11,100 तक अगर थोड़ा नीचे मिले, यहाँ से लगभग 200 पॉइंट नीचे, तो वहाँ एंट्री पॉइंट और बढ़िया बनेगा। 12,350 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। आइए बढ़ते हैं आगे और सिद्धार्थ सेरानी साहब से करते हैं मुलाकात। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर इस सीरीज का शेयर। मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। अनिल जी, पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से मैं लाया हूं एफएमसीजी समूह से मैरिको पे खरीदारी की राय है। जो सीरीज का टारगेट रहेगा 550 रुपीज का रहेगा और फर्दर कोई अगर पोजिशनली रखना चाहता है तो 580 के भी टारगेट आ सकते हैं। विद अ डिस्क्लेमर, अप्रैल 2023 से हम ये रेकमेंड करते आ रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। एफएमसीजी का प्रोडक्ट लाइन तो आप पता है कि काफी स्ट्रॉन्ग है मैरिको का। जो की ट्रिगर्स है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है ग्रोथ को लेके आने वाले क्वार्टर्स में। साथ ही साथ प्रीमियमाइजेशन, अपने प्रोडक्ट को प्रीमियमाइजेशन करने के ऊपर कॉस्ट एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। तो एफिशिएंसी बेहतर होगी, रियलाइजेशंस बेहतर होंगे और ओवरऑल रेवेन्यू 10.6% आने वाले 2 साल के लिए आप उम्मीद कर सकते हैं। कोपरा प्राइसेस और दूसरे रॉ मटेरियल प्राइसेस भी थोड़े नरम हुए हैं, तो मार्जिन्स भी बेहतर हो सकते हैं मैरिको के। तो मैरिको पिक ऑफ द सीरीज के लिहाज से 550 और 580। 550 580 ये हैं आपके लिए दो टारगेट्स। मैरिको पर करनी है खरीदारी। रिसेंटली हमने देखा भी है एफएमसीजी स्टॉक्स पर बाजार का इंटरेस्ट बढ़ा भी है। कुछ और काउंटर्स भी हैं जो आज आपको एक्शन दिखा सकते हैं, जहां पर रखनी है आपको नजर। सुवेन फार्मा, एडवेंट जो इसकी प्रमोटर है, उसने अपनी 2 ग्रुप कंपनी सुवेन फार्मा और साथ ही कोहेंस दोनों के मर्जर का अनाउंसमेंट किया है। कोहेंस के शेयर होल्डर्स को सुवेन के 11 शेयर्स मिलेंगे और उसके सामने सुवेन के शेयर होल्डर्स को कोहेंस के 295 शेयर्स मिलने वाले हैं। ये स्टॉक आज आपको एक्शन में भी दिख सकता है। बंसी जी, एक बार जरा सुवेन फार्मा का चार्ट देखें और लेवल्स बताएं सर। कल वैसे 2% गिरा है बट रिसेंटली एक्शन में दिखा था ये स्टॉक। जी दीपांशु, एक्शन में दिखा था। स्टॉक में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था, कल गिरा है। और एक इस पे दीपांशु इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं 620 625 का जोन। कल की क्लोजिंग 629 की है, तो 620 625 के सपोर्ट जोन पे नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स टूटते हैं, इसके नीचे निकलता है, तब स्टॉक में से डिलीवरी भी अगर है तो मेरा ऐसा मानना निकलना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल्स हैं। और एज ऑफ नाउ ऊपर में देखें तो कल दीपांशु एक बेरिश कैंडल भी बनी थी और ऊपर में देखें तो 690 700 एक हर्डल है। तो इन लेवल्स को मद्देनजर रखना चाहिए। नीचे में 620 625 अच्छा सपोर्ट, ऊपर में 690 700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ओके, 690 700 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देखते हैं आज कैसी मूव आती है स्टॉक पर। खबरों के दम पर एक्शन में जरूर आपको दिखेगा। एक्शन में आपके लिए मॉइल भी रहने वाला है। सच जी, एक बार मॉइल मैंगनीज और इसकी जरा नजर डालें। कुछ ग्रेड्स की कीमतें में इन्होंने 5% तक की बढ़ोतरी की है, ये खबर आती हुई दिखी है मॉइल के लिए। क्या कहती है सर इसकी चार्ट? दीपांशु, वीक ऑन वीक तो काफी वीकनेस रही है। इनफैक्ट पिछले 5 हफ्तों से लगातार यहाँ पर एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है एंड अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के काफी नजदीक आ चुका है काउंटर। तो मुझे लग रहा है यहाँ से
थोड़ी एक रिकवरी की उम्मीद जरूर होगी। एक अच्छा हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन है लगभग अराउंड 255-250 जोन के आसपास का। तो आई थिंक थोड़े से अगर डिक्लाइन मिल जाते हैं तो आई थिंक वो एक अच्छा खरीदारी करने का मौका होगा। एक रिलीफ रैली मिल सकती है 290 तक की। तो यहाँ पर फिलहाल तो मुझे लग रहा है वेट एंड वॉच करना चाहिए। एंड डिक्लाइंस अगर 250-55 के रेंज में मिल जाते हैं तो वहाँ पर एक बार खरीदारी करने का अच्छा मौका बन सकता है। ओके, तो मोइल में करें खरीदारी निचले स्तरों पर, यह राय आपके लिए सचिन जी की। आइए कुणाल जी और सुमित जी भी जुड़ चुके हैं, लेते हैं उनसे भी पिक ऑफ द सीरीज। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर। अनिल जी देखिए, सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी होने जी, जैसे टेक्निकल एनालिस्ट यानी तकनीकी विश्लेषक के जीवन में अनिल जी कुछ तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं, उसी तरह से अनिल जी आज बार बार तकनीकी परेशानियों की वजह से मैं जुड़ नहीं पा रहा था, लेकिन अब फाइनली अनिल जी कनेक्शन हो गया है। आपको मेरी ओर से सुप्रभात अनिल जी। सुप्रभात। और अच्छी बात है, देखिए हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढिए। देखिए आपके टेक्निकल रीजन से परेशानी आ रही, ठीक है, अगर आपके फंडामेंटल रीजन हो गए परेशानियों के तो उनको दूर होने में टाइम लगेगा। हाँ, फंडामेंटल रीजन से आने वाली परेशानियां जल्दी दूर नहीं होती। हाँ, टेक्निकल करेक्शन जल्दी दूर हो जाए। सिद्धार्थ जी सही है ना? जी बिल्कुल जी, फंडामेंटल मतलब लॉन्ग टर्म बहुत समय लगेगा। हाँ, तो आपकी ये टेक्निकल दिक्कतें कुछ मिनटों के लिए थी जो दूर हो चुकी है, और इसे कैसे दूर करें, आगे ना आए, उसके लिए बंसल जी आपको हिदायत देना चाहते हैं। जी बंसल जी, ओवर टू यू। देखिए, जैसे अनिल जी जैन साहब का कल पता चला था कि हर स्टॉक मेरी फेवरेट होता है, मैंने बताया था हर सॉन्ग मेरी वाइफ का फेवरेट होता है, और आज अनिल जी कुणाल जी को भी मैंने मैसेज करा, आप लेट हैं, क्या टेक्निकल रीजन है? तो जब भी कुणाल जी लेट हैं तो हम पहले ही मान लेते हैं ड्यू टू टेक्निकल रीजन। तो कुणाल जी वो तो लॉ बन चुका है। नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, वाकई में आज तकनीकी दिक्कत, क्योंकि पीसीआर ने मुझे बता दिया था एक सचिन जी और बंसल जी और कुणाल जी जुड़ चुके, लेकिन कुणाल जी के साथ संवाद में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, नेटवर्क इशू था। तो अब आप एकदम चुस्त दुरुस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत कुणाल जी, सुप्रभात। बताएं सर अब पिक ऑफ द सीरीज। सुप्रभात अनिल जी, और आपको हैप्पी मार्च मेरी ओर से। और मैं अनिल जी, मेरी खरीदारी की राय है एमसीएक्स पर। एमसीएक्स में अनिल जी एक पैटर्न बन रहा है जिसको एक्सटेंडेड बुलिश वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं, और इसका ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स इस सीरीज पर भी हावी रहेगा। मेरी खरीदारी की राय है यहाँ पर 3700 पर 3700 पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट होगा 3850 का, इवेंचुअल टारगेट 4000 का सीरीज के लिए टारगेट है। तो मुझे लगता है एमसीएक्स इस सीरीज में 4000 के लेवल्स दिखा सकता है। खरीदारी कराएं। ओके, एमसीएक्स ये है वो स्टॉक्स जहां पर आपको खरीदारी करनी है। ये हैप्पी मार्च डे क्या होता है, मतलब इसकी कोई खास बात है? मतलब आपने मतलब हर महीने ऐसे पहली तारीख को हैप्पी अप्रैल डे, अप्रैल मई डे होगा, या हैप्पी मार्च डे की कोई खास बात है? अनिल जी देखिए, मार्च अनिल जी शुभ रहे आपके लिए, ये मेरी शुभकामनाएं अनिल जी। और मार्च में देखिए इम्तिहान होते हैं, मार्च में आप देखिए तो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो काफी कुछ होता है। तो इसलिए मार्च शुभ रहे आपके लिए भी, दर्शकों के लिए, पैनलिस्ट के लिए। तो ये शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूँ अनिल जी। वो बस ठीक है, फिर ठीक है। मैं समझे कि मतलब कोई ऐसा खास आयोजन होता हो मार्च में, तो फिर पता चले। चलिए बढ़िया, तो शुभकामनाएं आपको भी कुणाल जी। आइए शुभकामनाएं सुमित जी को भी। सुप्रभात सुमित जी, बताएं सर पिक ऑफ द सीरीज। अनिल जी गुड मॉर्निंग। अनिल जी, इस महीने के लिए, इस सीरीज के लिए जो स्टॉक अभी चार्ट के ऊपर बढ़िया दिख रहा है वो है मैकडोवेल। मैकडोवेल के अंदर तेजी जारी है, स्टॉक के अंदर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। छोटे मोटे डिप, छोटे मोटे करेक्शन आते हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का देखने को मिल रहा है। मैकडोवेल में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। कोई भी डिप आता है 1160 1155 तक, तो लोड लेवल्स पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट के ऊपर सपोर्ट है वो 1125 1130 के पास है, तो 1130 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के मैकडोवेल में खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 1200 का पहला टारगेट होगा, 1225 का दूसरा टारगेट होगा। खरीदारी करें मैकडोवेल। ओके, 1225 के टारगेट लिए मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी। कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स पे रखे नजर। एम लेटर पे बड़ा फोकस, वही सोच रहा हूँ। एक बंसल जी ऑड मैन आउट हो गए, टोरेंट फार्मा वाले। बाकी सचिन जी को पसंद आया मारुति, सेडानी साहब को मैरिको, कुणाल जी को एमसीएक्स, और मैकडोवेल पसंद आया है सुमित जी को। बंसल जी, आपकी थॉट प्रोसेस सबसे अलग क्यों चल रही है?
अनिल जी देखिए, मैं तो बाय डिफॉल्ट ही ऐसा, अनिल जी देखिए ये जो टेक्निकल इशू आया, सुमित जी को आप सच्चिदानंद जी को बोल रहे हैं और कुणाल जी को, हाँ। आई वॉज ऑल्सो फेसिंग द सेम इशू। अनिल जी मेरा कैमरा ऑन था, 7-8 मिनट से कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो अनिल जी एज अ रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि पैनलिस्ट, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, मैंने पीसीआर को खुद फोन करा, कोई टेक्निकल इशू तो नहीं है, मेरे को कनेक्ट नहीं करा हो पा रहा हूं मैं। तो अनिल जी तभी मैं टाइमली कनेक्ट हो पाया। तो अनिल जी आई एम आउट मैन आउट, अनिल जी रिस्पॉन्सिबल हूं मैं। नहीं, ये बात तो माननी पड़ेगी, बंसल जी, हमेशा हर बार प्रोएक्टिव रहते करने के लिए। बिल्कुल। हाँ अनिल जी कुणाल जी। अनिल जी, बंसल जी ने पूरी बात सही कही, केवल एक शब्द लगाना भूल गए अनिल जी, ही इज ऑड मैन बट नॉट आउट। तो अनिल जी ऑड मैन नॉट आउट है ये। नॉट आउट, ये बात सी। अच्छा, धर्मशाला में नया टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, आखिरी टेस्ट मैच 5 वाला है, 7 तारीख को। बहुत टाइम, इस बार बहुत बीच बीच में गैप बड़ा लंबा दे दिया, भूल ही जाता है कि सीरीज चल रही है। 10-10 दिन का गैप आ रहा है। तो अब 7 मार्च को एक हफ्ते बाद अगले शुक्रवार को मैच शुरू होगा। चलिए, इंतजार रहेगा। वैसे इंडिया सीरीज तो जीत ही चुकी है, बट अच्छा मूव आएगा अगर एक और टेस्ट मैच हम जीत गए। ऑटोज, इस पर फोकस रहेगा। थोड़ी देर में ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक एस्कॉर्ट सबसे पहले नंबर फोर्स भी कर सकता है। एक बार जरा सिद्धार्थ जी से पूछा जाए उससे पहले, सिद्धार्थ जी बताएं सर, ऑटो सेक्टर क्या है एक्सपेक्टेशन इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़ों को लेकर? देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि सबसे पहले सीवी स्पेस से मुझे अशोक लेलैंड पे काफी अच्छी उम्मीदें हैं। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखा सकता है, फॉलोड बाय एमएनएम। टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स और आइशर दोनों के वॉल्यूम्स बेहतर रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऑटो स्पेस में चुनिंदा कंपनियां पे जरूर फोकस करना चाहूंगा। स्पेशली मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड लीड आउट करेगा और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। ओके, तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल, इन दोनों स्टॉक्स पर रखनी है आपको नजर एक एमएनएम पर भी रखनी है, क्योंकि ये लगातार एक्शन में है। कल क्लोजिंग में फिर से एक बढ़िया स्पाइक इस पर आपको आते हुए दिखा था, डेज हाई के आसपास बंद हुआ है, लगातार ऑटो स्पेस का आउट परफॉर्मर रहा है। सच जी, एमएनएम आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर इसके लिए। यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक अच्छा सपोर्ट 1900 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक अगर थोड़े डिक्लाइन आते हैं तो ये पर्टिकुलर बेस रिस्पेक्ट होना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही एक ब्रेकआउट हो जाता है लगभग अराउंड 1945 1950 इस जोन से, तो लगभग 2000 तक की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर कहीं पर भी मेजर ऐसे वीकनेस नहीं है। एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर हो सकता है बिकॉज ऑफ एन ओवरबॉट स्टेट, बट अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो आई थिंक ओवरऑल हेल्दी है इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए। 1975 से लेकर 2000 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। तो ये है आपके लिए एमएनएम, जहां पर आपको रखनी नजर, हर डिप पर खरीदारी की सलाह रहेगी। आज भी एक्शन एक्सपेक्टेड है इस काउंटर में। अपोलो हॉस्पिटल्स, कल भारी भरकम इसकी पिटाई हुई थी, आज देखते हैं इस पर कैसा एक्शन रहेगा। 4% कल फिसला है। कुणाल जी, एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट देखें, बताएं सर आज के लिए सपोर्ट्स कहां से आते हैं? कल 6100 पर बंद हुआ था सर। देखिए, डेफिनेटली एक कमजोरी हमने कल के ट्रेड में और एक ब्रेकडाउन आते हुए देखा दीपांशु। और इस चार्ट को अगर आप देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हालांकि मजबूत रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें कमजोरी आते हुए देखी है। और एक मेजर सपोर्ट के नीचे 6200 का एक मेजर सपोर्ट था, जिसके नीचे कल बंदी आते हुए दिखी है। तो मुझे लगता है कि जो फॉल शुरू हुआ है ये थोड़ा और गहरा सकता है। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर अब 5850 के आसपास नजर आता है। तो मुझे लगता है कि और यहां से 250 रुपए की गिरावट मुमकिन है। तो कोई खरीदारी की या बॉटम फिशिंग की जल्दबाजी न करें। मुझे लगता है स्टॉक को सेटल होने दे। 5850 5800 तक के लेवल्स यहां मुमकिन है। ओके, तो यह है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स, यहाँ पर रखनी है नजर। एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस स्पेस पर राय लेते हैं। सिद्धार्थ जी, जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट कमेंट्स आए हैं वो जो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स कोई भी रेट चार्ज कर रहे हैं, अगर जल्द सरकार इस पर कोई पॉलिसी एक्शन नहीं लेती है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करती है, तो फिर हम फोर्स कर सकते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी वही रेट्स चार्ज करें जो पब्लिक या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चार्ज करते हैं। कैसे देखना चाहिए सर इसको? इवन इफ वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता है, सरकार की तरफ से भी कोई पॉलिसी आती है, बट कुछ रेट रैशनलाइजेशन आ सकता है इस स्पेस के लिए?
जी बिल्कुल दीपांशु, मुझे लगता है कि इसमें रेट रैशनलाइजेशन आ सकता है, क्योंकि सरकार इस पे जरूर वर्कआउट करेगी, बिकॉज इवेंचुअली आप जानते हैं कि हम जब कवर करते हैं, क्योंकि एक समय पे मैं किम्स कवर करता था, एक समय पे मैं मैक्स हेल्थ केयर कवर करता था, तो यहाँ पे भी जो बातें की जाती है एवरेज बेड यूटिलाइजेशन की, कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड कितना आता है और उसमें क्या YOY या QOQ ग्रोथ आता है, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है, बट इसमें थोड़ा नेगेटिव रह सकता है सेक्टर के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रैशनलाइजेशन आ सकता है, जिसके लिए अगर आपको इस समूह में कुछ चुनना हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा एक आध क्वार्टर देखना चाहिए किस हिसाब से न्यूज फ्लो आते हैं, उसके बाद ही इस सेक्टर में एंटर करना चाहिए। ओवरऑल डायग्नोस्टिक स्पेस मुझे काफी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू हॉस्पिटल्स अभी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोविड के बाद अब जो नॉर्मलसी आ गई है ये स्पेस में, डायग्नोस्टिक स्पेस काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ओके, डायग्नोस्टिक स्पेस रह सकता है मजबूत। आइए बंसल जी भी इस पर कुछ विशेष टिप्पणी देना चाहते हैं। बंसल जी बताएं सर। देख अनिल जी, एक तो टिप्पणी और एक चाहता हूं अनिल जी इस पर आप शो भी करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट अनिल जी चार्जेस के ऊपर बोल रहा है, सबसे बड़ी आज की डेट में समस्या ये है अनिल जी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको इमरजेंसी के अंदर बेड नहीं मिलता है, स्पेशली अगर आप मतलब कि ऑड आवर्स में जाते हैं, लेट में जाते हैं। जानकारी चाहिए अनिल जी डॉक्टर से। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो अनिल जी पहले भी नहीं मिलता था, प्राइवेट में तो अनिल जी मिलना चाहिए। और खास बात क्या अनिल जी, अधिकतर जो प्राइवेट हॉस्पिटल, एक जो मैक्स साकेत हॉस्पिटल है जिसके डॉक्टर्स शाम को बैठे रहते हैं अनिल जी आपके यहाँ शो पे अनिल जी, इन्होंने पूरा मेडिकल टूरिज्म खोल रखा है, मतलब कि बाहर से दूसरे देशों के लोगों को लेके आते हैं अनिल जी। और दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल खुला हुआ है, जो लैंड इनको सब्सिडाइज रेट पे मिली है, DDI MCD से सस्ती लैंड मिली अनिल जी। पहला राइट तो सिटीजन का है, सिटीजन ऑफ इंडिया का है, पहला राइट तो दिल्ली वालों का अनिल जी, उनको बेड नहीं मिलता है। बड़ी बदतमीजी से अनिल जी इनका स्टाफ बात करता है, बेसिकली बेड नहीं देते हैं। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए अनिल जी। 2 वकीलों को, सीनियर वकील को तो मैंने अप्रोच करा है कि एक PL डाल दो अनिल जी। सुप्रीम कोर्ट से डरते हैं कि पेनल्टी लग जाती है, वकील के ऊपर एक्शन होता है, इस पर भी सीरियस एक्शन होना चाहिए अनिल जी। बेड मिलना इमरजेंसी के अंदर, अगर मैं पेमेंट दे रहा हूं तो मेरा अनिल जी जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेडिकल टूरिज्म इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग मुद्दा है बिल्कुल। बंसल जी इस पर जरूर हम एक बार पूरी रिसर्च करके शो करेंगे, आवाज़ ये उठाएंगे भी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है, क्योंकि हाँ बजाय इससे कि विदेशी लोग आकर यहाँ सस्ता इस पर करके जाएं, अपना इलाज करवा के जाएं, लोकल रेजिडेंट्स को मिलनी चाहिए। वैसे परसों हमने इस पर एक शो किया भी था, जहाँ तक मुझे याद है, शाम को हमने आपकी खबर आपका फायदा में। सिद्धार्थ जी भी कुछ कहना चाहते हैं इस पर। सिद्धार्थ जी सर। नहीं, मैं बिल्कुल अनिल जी एकदम बंसल जी की बात एकदम सही है कि मेडिकल टूरिज्म पे भी कुछ एक अलग प्रावधान आने चाहिए, बट उसके ऊपर भी कल एक जीपीटी हेल्थ केयर की जो IPO थी उसके मैनेजमेंट को भी मैं सुन रहा था, आपका इंटरव्यू था उस पे। अनिल जी अभी पर 1000 पीपल के जो नंबर ऑफ बेड्स है हर एक शहर में वो कम है। अगर बहुत ज्यादा रेगुलेशन आ गया तो यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान्स भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स करना चाहती है पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कोने पे, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो सकता है। तो डायरेक्शन की जरूरत है रादर देन बहुत बड़ा रेगुलेशन की, क्योंकि पर 1000 पीपल के जो नंबर ऑफ बेड्स है वो काफी कम है, अगर आप मुंबई की भी बात कर ले। ठीक बात है। तो मेडिकल फैसिलिटीज को और बढ़ाने की है जरूरत, हमें भी है आगे बढ़ने की जरूरत। आइए करते शुरुआत।